गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए PYQs के साथ। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी टैलेंट टेक्स की सीरीज, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक और नए कोड के साथ हम लोग तैयार हैं। करें स्टार्ट? चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। In the material cycle shown below, which process are represented by letters A and B? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाए उसको हमें हाईलाइट कर लेना है। यानी कि लेटर A एंड B कौन से प्रोसेस शो कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं A में एनिमल्स में अकर हो रहा है जो प्रोसेस A दैट प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। यानी कि एनिमल्स में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू CO2 एंड वाटर रिलीज आउट होती है? दैट इज आर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि ये सही है या नहीं है। रेस्पिरेशन की बात करें यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। C6H12O6 plus 6CO2 gives you CO2 plus water. So the statement is correct, यानी कि A हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, इसी CO2 और वाटर को, दैट इज इसी रॉ मटेरियल्स को यूज कौन कर रहे हैं? हमारे प्लांट्स। और क्या प्रोड्यूस आउट कर रहे हैं? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। यानी कि कौन सा प्रोसेस? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? CO2 plus H2O, that is 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives you C6H12O6, that is our glucose, plus 6 oxygen plus 6 water. यानी कि A हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन एंड B's आर फोटोसिंथेसिस। तो ढूंढ लेते हैं ऑप्शंस में। A एक्सक्रीशन, B रेस्पिरेशन, रॉन्ग। A ट्रांसपिरेशन, B एक्सक्रीशन, रॉन्ग। A photosynthesis, B transpiration, again wrong. Statement 4 is correct, that is A is respiration and B is photosynthesis. Clear? Moving to next question. Question number 62. इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। A student conducted an experiment using the setup below. हमें नीचे एक सेटअप दिखा रखा है, उसमें स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया। ओवरऑल व्हाट वाज द प्लांट्स रिस्पॉन्स एज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि जो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिस्पॉन्स आया, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक हमारा प्लांट रखा हुआ है, वो ग्रो कर रहा है, उसकी शूट ग्रो कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि हमारे प्लांट्स के पास दो मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। बट नास्टिक मूवमेंट डज नॉट रिस्पॉन्स, कभी भी डायरेक्शन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स नहीं करता, वो नॉन डायरेक्शनल लेस होता है। यानी कि नास्टिक मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नास्टिक रिस्पॉन्स तो ये तो गया, यानी कि हमारे को ट्रॉपिक मूवमेंट की ही बात करने हैं। यानी कि अब लाइट यानी कि दैट इज फोटोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म यानी कि जियोट्रोपिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। तो नहीं, ये तो लाइट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है ऊपर। नास्टिक कैंसल। फोटोट्रोपिज्म, यस, लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट की ग्रोथ हो रही है। लास्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि टच के प्रेजेंस में, तो टच करने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो आंसर विल बी फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? Next question. What is true of alteration of generation in the plant kingdom? Alteration of generation यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बात की जा रही है। गैमेटोफाइट यानी कि जो गैमीट्स कंटेन करता है, स्पोरोफाइट जिसपे स्पोर मदर सेल्स लाया करती हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा स्पोरोफाइट इज डिप्लॉन्टिक एंड हमारा गैमेटोफाइट इज हेप्लॉन्टिक। कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन की सेम बात की थी। आप देख सकते हैं कि इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार देख लेते हैं, प्लांट किंगडम में बात करें हम लोगों की गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। गैमेटोफाइट्स बिकम लार्जर एज प्लांट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। नहीं, हमें पता है जैसे जैसे हम लोग ब्रायोफाइट और अगर टेगेटोफाइट्स की बात करें, जो प्लांट किंगडम की कैटेगरीज हैं, उनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे हम जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाते हैं,
गैमेटोफाइट हमेशा छोटा होता जाता है और स्पोरोफाइट पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है, जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट होता है। बट आगे एंजियोस्पर्म्स तक जाएंगे तो गैमेटोफाइट विल डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट और उसकी साइज रिड्यूस होती जाएगी एंड स्पोरोफाइट की लार्जर होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। स्पोरोफाइट बिकम लेस इंपॉर्टेंट, नो, स्पोरोफाइट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट बिकम स्मॉलर, यस, एज प्लांट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मोर कॉम्प्लेक्स यानी कि जैसे जैसे हम लोग ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म्स की तरफ जा रहे हैं, गैमेटोफाइट्स की साइज छोटी होती जा रही है क्योंकि वो स्पोरोफाइट पे पूरा की पूरा डिपेंडेंट होता जाता है। स्पोरोफाइट्स आर मोर ऑब्वियस इन स्मॉलर प्लांट्स, नो, सो स्मॉलर प्लांट्स में ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में इतने ऑब्वियस नहीं होते हैं, सो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, which diagram represents the process of sperm formation? जो हमारा इंपॉर्टेंट है, अगेन अंडरलाइन दैट। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि हमें प्रोसेस से ही क्लियर होना चाहिए कौन से सेल डिवीजन की बात हो रही है, मियोसिस की। हमें जब भी मियोसिस कराना है यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन करना है, दैट इज स्पर्म इज अ टाइप ऑफ गैमीट, यानी कि हमें पहले ही लिख लेना है यहाँ पे हमें क्या कराना है, मियोसिस। अब क्या है, अब स्पर्म फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ 8, यानी कि उसकी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी कि 2 एम्प्लॉयड ही दे रखी है, कितने दे रखे हैं क्रोमोसोम नंबर 8। हमें पता है कि मियोसिस हमेशा रिडक्शनल डिवीजन यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस में हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में इक्वली रहते हैं। तो अगर मियोसिस का हमें आइडिया है कि मियोसिस 1 लीड्स टू रिडक्शनल डिवीजन यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, एंड मियोसिस 2 जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है सिमिलर टू माइटोसिस, वहां पे क्रोमोसोम नंबर फिर सेम रहेगा। तो यानी कि अगर प्लॉइडी नंबर 2n इक्वल्स टू 8 है यानी कि 8 से कितने होने चाहिए, 2 विल बी 4, आगे दिस इज विल बी मियोसिस 1 यानी कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, उसके बाद मियोसिस 2 दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, सेम क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। तो यही हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 8 8, नो, नंबर सेम है, अगेन सेम है, यहाँ नंबर हाफ रिड्यूस नहीं हो रहा है, यही हाफ रिड्यूस हो रहा है जो कि आगे मियोसिस 2 को लीड कर रहा है। इज इट क्लियर? एंड हमें पता है मियोसिस में हमेशा डॉटर सेल्स 4 फॉर्म्ड होती हैं बट माइटोसिस में 2 होती हैं, तो ऑप्शन इज क्लियर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of the following is an example of fermentation except, this is the question from respiration, that is fermentation कब होता है हमारा anaerobic respiration में, aerobic में occur नहीं होता है, या तो lactic acid fermentation या फिर alcoholic fermentation। तो हम देख लेते हैं, working muscle cell toward the end of a marathon run, मसल वर्क कर रही है यानी कि मैराथन रन में, यानी कि रनिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमारी मसल सेल्स में होती है, यानी कि दैट्स एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये नहीं होगा। अ ब्रेन सेल यूज्ड व्हाइल रीडिंग अ मैगजीन, हम लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं और ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे है, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि ये हो सकता है। स्टिल आगे की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ईस्ट यूज्ड टू मेक बियर, फॉर ईस्ट इज यूज्ड टू मेक बियर दैट इज प्रोड्यूसेस इथेनॉल, यानी कि ईस्ट जब यूज आ रहा है दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट्स द काइंड ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगेन ये फर्मेंटेशन का एग्जांपल है। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू टर्न मिल्क इनटू चीज, अगेन दैट्स द एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारी बात कहाँ आई एरोबिक रेस्पिरेशन की, ब्रेन सेल यूज व्हाइल रीडिंग अ मैगजीन, जहां पे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम किया है ना कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 66, दैट इज डायमीटर ऑफ द रीनल एफरेंट आर्टीरियोल। हमें पता है हमारे पास 2 आर्टीरियोल होते हैं, एफरेंट जो ब्लड को लेके आता है, इफरेंट जो ब्लड को किडनी से, सॉरी, नेफ्रॉन से दूर लेके जाता है। अब एफरेंट आर्टीरियोल की डायमीटर की बात की जा रही है कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमेशा हाई ही होता है क्योंकि ब्लड
हाई प्रेशर से आता है और उसको ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है ताकि ग्लोमेरुलस में इजीली फिल्ट्रेशन अकर हो पाए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेम एज दैट ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, नो, बड़ा होता है। स्मॉलर देन दैट ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, नो। लार्जर देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल, यस, एंड देयर इज नो इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल होता है बट एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमेशा बड़ा रहेगा ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड नेफ्रॉन्स तक आ रहा है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन कैरेटिनाइज्ड, नेक्स्ट पे आते हैं 67, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल टिश्यू। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, नॉन कैरेटीन प्रोटीन का स्ट्रैटिफाइड यानी कि मेनी लेयर्स का कंपाउंड टिश्यू, स्क्वेमस टिश्यू, स्क्वायर लाइक सेल्स, एपिथेलियम टिश्यू किस में मिलता है? लोकेशन क्या क्या है? ऑप्शन चेक करते हैं। एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स, हमें पता है स्किन और स्किन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वहां पे हमेशा केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू मिलता है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स, यस, यहाँ पे नॉन कैरेटिनाइज नहीं मिलता है। उसके अलावा वेजाइना एंड सर्विक्स, यहाँ पे भी नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस ही मिलता है। सो आंसर विल बी बोथ 2 एंड 3। क्लियर? ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर हमें याद है तो हम लोग बहुत कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो बायो इज नॉट एज सच लेंदी जितना आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स है, तो शॉर्ट टाइम में आप उसको कवर कर सकते हो। Next question. Which structure form when rhizopus reproduces sexually? Rhizopus यानी कि फंगाई की बात कर रहे हैं हम लोग, फंगाई की क्लासेस, दैट इज राइजोपस आता है हमारा फाइकोमाइसिटीज में, यानी कि फाइकोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है वो ये पूछ रहा है। ऑप्शंस चेक करते हैं। एस्कोस्पोर्स that produces in the class एस्कोमाइसिटीज, तो ये गलत हो गया, हमें फाइकोमाइसिटीज का पूछ रहा है। उसके अलावा बेसिडियोस्पोर्स, अगेन बेसिडियोमाइसिटीज, दिस इज रॉन्ग। कोनिडियोस्पोर्स are type of asexual reproduction, not a sexual reproduction. Last, zygospores the form of sexual reproduction in the class फाइकोमाइसिटीज, जिसका एग्जाम्पल हमारा राइजोपस है। So answer will be zygospores. Clear? Moving to next. Which is not a pathway by which plants obtain atmospheric nitrogen, यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, इनमें से कौन सा पाथवे नहीं है? पहला ऑप्शन मेन्योर, अगर मेन्योर को हम यूज करेंगे तो यानी कि हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट लाइटनिंग, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन साइकिल में हमने पढ़ा है कि लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? दैट इज फोटोसिंथेसिस की अभी भी रिएक्शन की हमने बात की थी। 6CO2 plus 12 water in the presence of chlorophyll and sunlight gives you C6H12O6 plus 6O2 plus 6 water, यानी कि कहीं भी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई है, ऑक्सीजन गैस हुई है, यानी कि आंसर इज फोटोसिंथेसिस। स्टिल हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, हमें पता है राइजोबियम, फ्रैंकिया, ये सारे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन में दूसरे प्लांट्स के साथ मिलके नाइट्रोजन गैस रिलीज आउट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ मेजर ऑफ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग तब चेक करते हैं जब हम लोग वाटर के पॉल्यूशन की बात करते हैं कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। जितना वाटर पॉल्यूटेड है यानी BOD जितना हाई है उसमें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन उतनी ही कम है, यानी कि जितना वाटर पॉल्यूशन ज्यादा BOD ज्यादा, तो एरोबिक बैक्टीरियाज को उतना ऑक्सीजन को यूज करके वाटर को फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, क्लीन आउट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। Amount of oxygen needed by green plants during night, no. Amount of carbon monoxide inseparably combined with hemoglobin, again no, हमें water pollution के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। Industrial waste poured into water bodies, waste pour हो रहे हैं but still pollution के बारे में define नहीं किया गया है। Last, extent to which water is polluted with organic compounds, ये कितना water pollution है उसी से हमारा BOD define होगा। So answer will be 4th.
नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आया मेरा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा पाथवे होता है सबसे पहले एसए नोड दैट इज साइनो एट्रियल नोड दैट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, वहां से मैसेज आता है, इम्पल्स ट्रैवल होता है थ्रू दी एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वहां से बंडल ऑफ हिस से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, वहां से वेंट्रिकल्स में दोनों पुरकिंजे फाइबर्स, जिसकी वजह से मेरे वेंट्रिकल्स मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पाथवे चेक कर लेते हैं, एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू एसए नोड, नहीं एसए नोड स्टार्टिंग में आता है, तो एसए नोड हमारा स्टार्टिंग दो ही ऑप्शन में, यानी ये दोनों तो इनकरेक्ट है। चेक कर लेते हैं, एसए नोड टू पुरकिंजी फाइबर्स, नो, पुरकिंजी फाइबर्स लास्ट में होते हैं, एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू पुरकिंजी फाइबर्स, so statement fourth is correct. Moving to next, in the diagram below, if the stimulus is received by the cells A, cells A यानी कि स्किन की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा कौन आया, स्टिमुलस, द सेल्स E यानी कि मसल की बात कर रही है, will most likely use energy obtained from a reaction between, यानी कि सेल्स E के पास जो एनर्जी आई है वो कहाँ से आई, ऐसी कौन सी रिएक्शन बीच में हुई जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हम लोगों से ये पूछा है, यानी कि अब हमें क्लिक करना चाहिए यहाँ से कि एनर्जी कौन से प्रोसेस में होती है, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, दैट इज आर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ही एटीपी रिलीज होता है, यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स अस CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो 38 ATP और एनएरोबिक है तो 2 ATP, यानी कि एनर्जी हमेशा रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। तो हमसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स क्या थे जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज आउट हुई, चेक करते हैं, फैट्स एंड एंजाइम्स है क्या, नहीं, एटीपी एंड पैथोजेंस, एटीपी तो खुद ही बन रही है, वो तो हमारा प्रोडक्ट है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये C6H12O6 इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमारे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स नहीं है, सो आंसर विल बी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्स आग बताया गया है, लेकिन आगे ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, उसमें पूछा गया कि रिएक्टेंट क्या है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस आउट हो रही है, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को रिलेट किससे कर दिया, लाइफ प्रोसेस से, वही ट्रिक है कि हमें एग्जैक्ट मार्क करना है कि हमसे पूछा गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द स्ट्रक्चर्स लेबल्ड एज बी हेल्प इन इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की बात कर दी, यानी कि अब हम देखते हैं आगे, कंट्रीब्यूट टू रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, और किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ये ए यानी कि हम लोगों का ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, बट हमसे पूछा क्या है, बी, अगर आप लोग ढंग से नोटिस करेंगे, ये हमारा लॉन्ग जो पार्ट है ये मोटिलिटी के लिए यूज होता है, जो कि है मेरा फ्लैजिला, और उसके सराउंडिंग से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नॉन मोटाइल पार्ट, दैट इज नोन एज पिलाई, और मे बी इट कैन बी फिमराई, बट पिलाई है जो कि रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स होता है और कॉन्जुगेशन में हेल्प आता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दे हेल्प द बैक्टीरियम टू मूव, नहीं, ये हमारे नॉन मोटाइल होते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, दे अटैच टू अदर बैक्टीरिया सेल्स टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, यस, पिलाई होते हैं जो हमारे कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, नहीं, रेस्पिरेशन में हमारे मीजोजोम्स काम आते हैं। नेक्स्ट, दे कीप द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट, नो, सो आंसर विल बी सेकेंड, यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स, क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, दोनों की बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन में मियोसिस भी और माइटोसिस भी, तो हमें चेक करनी है एक एक स्टेटमेंट, बोथ आर इन्वॉल्वड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस तो हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मियोसिस यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है,
सो दिस इज रॉन्ग. बोथ अकर ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. हमें पता है माइटोसिस तब अकर होता है जब हमें ग्रोथ करानी है, बट मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में ताकि गैमेट्स फॉर्म आए, यानी कि ये मियोसिस के लिए बोल रहा है. रॉन्ग. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस बाय हाफ. मियोसिस में होता है नंबर हाफ, बट माइटोसिस में तो सेम रहता है. So again this statement is wrong. Last DNA replication occurs before the division of nucleus. दोनों ही माइटोटिक में एंटर करने से पहले हमारी सेल साइकिल इंटरफेज में जाती है, जिसके 3 फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2. तो हमें पता है कल भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था एस फेज के बारे में, जहां पे डीएनए रेप्लिकेट करता है जिसकी वजह से नंबर तो सेम रहता है बट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है. तो वो कहाँ पे होता है, एस फेज में. दोनों ही माइटोटिक फेज में जाने से पहले हमेशा इंटरफेज में जाएंगी. सो आंसर विल बी 4th. नेक्स्ट, collagen and elastin fibers are produced by, again question from the animal tissue. ये फाइबर्स हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों की दोनों. चेक करते हैं ऑप्शंस. मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना, बैक्टीरिया को है ना ईटिंग करना. तो दिस इज रॉन्ग. फाइब्रोब्लास्ट, यस, फाइब्रोब्लास्ट का काम ही होता है डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को प्रोड्यूस करना. स्टिल नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स का काम क्या होता है, हमारे हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन सबको रिलीज आउट करना. तो उसका फाइबर्स में कुछ रोल नहीं है. नेक्स्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रो वर्ड स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज एंड साइट्स यानी कि उसके सेल्स, यानी कि कार्टिलेज के जो मेच्योर सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. उनका भी कोई रोल नहीं है फाइबर्स प्रोड्यूस करने में. हमारा रोल किसका है, फाइब्रोब्लास्ट का. क्लियर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी द डायग्राम बिलो. Which of the following would be the best caption for step 1? यानी कि इस स्टेप की बात करी है, यानी कि हमें कार्बन साइकिल दिखा रखी है. हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार. स्टेप 1 ब्लैंक है, हमें इसी का आंसर करना है. स्टेप 2, the carbohydrates are eaten. Let me zoom it. The carbohydrates are eaten and used by other organisms. यानी कि यहाँ से कार्बन आया और उसको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म किया, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फॉर्म किया. वेट, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में उसको फॉर्म किया है और अदर ऑर्गेनिजम्स ने उसको यूज कर लिया है. स्टेप 2 इज दिस. स्टेप 3, द कार्बन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इज रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन, कंबशन एंड डिके. यानी कि अगेन उस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके कार्बन गैस रिलीज आउट कर दी गई है एटमॉस्फेयर में. एंड आफ्टर द कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर द साइकिल कंटिन्यूज, यानी कि कार्बन साइकिल फिर से चलती जा रही है. तो हमें बताना है स्टेप 1 क्या दिया हुआ है. ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. प्लांट्स रिलीज कार्बन इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमें पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्लांट्स CO2 गैस को लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, नहीं. प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द एयर एंड स्टोर देम इन देयर लीव्स. प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को लीव्स में स्टोर करते हैं क्या, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नो, दिस इज रॉन्ग. Plant remove carbon dioxide from the air and use it to make carbohydrates. Yes, एयर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लांट्स ले लेते हैं और उसी को हमारा फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनाने में यूज करते हैं. एंड कौन सी गैस इवॉल्व होती है, दैट इज आर ऑक्सीजन. नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ तक सही है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन तक करते हैं क्या, नहीं, फोटोसिंथेसिस तक करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी 3rd. हमें सिर्फ एक एक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, उसी से हम आंसर तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं. एलिमिनेटिंग मेथड कि बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं. तो बहुत इजी है आंसर तक पहुंचना. आप लोग देख रहे हो कि लेवल बहुत इजी है. अगर हमें इजीली हम मार्क कर रहे हैं कि हमसे पूछा गया है, तो हमें हिंट कर जाएगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है. एंड कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकल सकता है. तो आप यहाँ पे बायो को सॉल्व करके इजीली
ज़्यादा टाइम अपने और सब्जेक्ट्स में दे सकते हो जहाँ कैलकुलेशन पार्ट है, क्योंकि यहाँ हमें आंसर्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं. नेक्स्ट, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स की बात की है, यानी कि डार्क रिएक्शन की बात की गई है. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी डार्क रिएक्शन की बात की थी जो स्ट्रोमा में अकर हो रही थी. सेम रिलेवेंट यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, C3 प्लांट्स की बात कर लें. C3 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर यानी कि पहला कौन सा ऐसा है जो एक्सेप्ट करके आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाता है. C3 प्लांट्स में हमें पता है RuBP होता है, रिबुलोज बिस फॉस्फेट, दैट इज 1,5 बिस फॉस्फेट. वो ही आगे कैरी ऑन करता है मेरी रिएक्शन को, जिससे पहला प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोक्सिलेशन के थ्रू. उसके बाद रिडक्शन से मेरा क्या बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट, दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टार्च. और वहां से वापस रीजनरेशन किसका होता है, मेरे RuBP का, दैट इज आवर C3 साइकिल. तो हमसे पूछा है एक्सेप्टर पहला कौन है जो C3 साइकिल में एक्सेप्ट करेगा CO2 फिक्सेशन को. तो देख लेते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, यस. स्टिल दूसरा चेक करते हैं, ग्लाइकोलेट इज नो. फॉस्फोएनोल पायरुवेट C4 साइकिल का है तो अगेन नो. ट्रायोस फॉस्फेट, तो आगे जाके प्रोडक्ट बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, एक्सेप्टर नहीं है. सो आंसर विल बी राइबोलोज बिसफॉस्फेट. क्लियर? This shows कि C3 cycle के questions repeat हो रहे हैं, so that's the important topic to be taken. Next question, what would happen when the pH of blood decreases? यहाँ से हमें रिलेट करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सारे फैक्टर्स बनाएंगे तब जाके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस दी फैक्टर्स. कौन कौन से होते हैं हमारे फैक्टर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. बोल रहा है कि पीएच हमारे ब्लड का डिक्रीज हो रहा है. अगर पीएच डिक्रीज यानी कि इसका ऑपोजिट H प्लस क्या होगा, इंक्रीज. H प्लस बढ़ा यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी रेज होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो. यानी कि कौन सा इफेक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो. ये कहाँ पे होता है, हमारे टिश्यूज में. यानी कि हमारे इफेक्ट की बात कर लें जो टिश्यूज में अकर होता है, दैट इज बोहर इफेक्ट. बोहर इफेक्ट की बात आ गई है, यानी कि ऑक्सीजन को मुझे सेपरेट करना है हीमोग्लोबिन से. यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के फैक्टर्स की बारी आ गई है. यानी कि अब मुझे ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करना है हीमोग्लोबिन से, ताकि मेरे टिश्यूज से सेल्स तक ऑक्सीजन कैरी हो पाए. देख लेते हैं ऑप्शंस में. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, ये तो एल्वेओलाई लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे तो ब्रेक डाउन होता है. दिस इज रॉन्ग. RBC, that is red blood corpuscles are formed in higher number. No, टिश्यू लेवल पे कभी भी हायर नंबर में फॉर्म नहीं होते. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, यस, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन को डिसोसिएट करना है हीमोग्लोबिन से. ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व, इफ यू रिमेंबर, राइट शिफ्ट जैसे ही होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटेगा. स्टिल नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं. देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग, नो इन नंबर ऑफ RBCs. चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग तो हो रहा है. सो आंसर विल बी थर्ड. क्लियर? हमें एक बार पूरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से ही इसको रिलेट करना पड़ेगा, दैट इज अ बोहर इफेक्ट, तब जाके आंसर निकल सकता है. नेक्स्ट, व्हाट डू क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स have in common with birds and mammals but not with other reptiles. Birds and mammals का common है feature with crocodile and alligator की बात कर रहे हैं, but other reptiles के उनका common feature नहीं है. अगर हमने NCERT पढ़ी है तो clear वहाँ defined है इसका आंसर, तो देख के ही लग सकता है. बट स्टिल हम एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं. पहला ही ऑप्शन, अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. क्रोकोडाइल एज एन एक्सेप्शन कि बाकी रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल्स हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट. आंसर तो वहीं से निकल गया, बट स्टिल हम और भी चेक करते हैं. एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एमनियोटिक एग,
एमनियोटिक एग क्या होता है, वो जनरली हमारे रेप्टाइल्स के पास भी होता है, कि यानी कि एग के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना, जिससे कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से। तो वो तो होता है रेप्टाइल्स में। जेकॉब्सन्स ऑर्गन, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, कि ये रेप्टाइल्स के पास होता है, उनकी बकल कैविटी में उस पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो टेस्ट को डिटेक्ट कर पाए प्रे के, प्लस दैट इज पॉइजन को। उसके अलावा मेटिंग में भी काम आता है जेकॉब्सन्स ऑर्गन। सो ये तो रेप्टाइल्स के पास होता है। सो क्या उसमें एक्सेप्शन नहीं है। सो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्सेप्शन अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है, क्रोकोडाइल हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट बट अदर रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? सो द लास्ट वन, which structured model in the diagram which structure model in the diagram below found only in mammals, यानी कि कौन सा सिर्फ मैमेलियन कैरेक्टर है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये, helps them to maintain high intake of oxygen। ऑक्सीजन की जैसे ही बात हो गई, यानी कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सिस्टम, उसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। यानी कि ऑप्शंस में हम क्लियर कर सकते हैं, हमें दिखा रखा है सबसे पहले लंग्स, लंग्स रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ओके। किडनीज, किडनीज नहीं है तो इसको एलिमिनेट करो। अगला सीकम, नो, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एंड किडनीज एक्सक्रीटरी का। तो अब इन दोनों में से ही आंसर है, बोला है फाउंड ऑन, अगेन वापस जाते हैं क्वेश्चन पे हमारी सेकेंड हिंट के पास, दैट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स। हमें पता है कि जो लंग्स हैं वो हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब के पास भी होते हैं, जबकि एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, इनके पास भी है। लेकिन डायफ्राम इज ओनली द मेमेलियन कैरेक्टर जो कि हाई इंटेक ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, प्लस साथ में हमारे थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है। So the answer will be diaphragm, that is shown here. Clear? सो अब तक हमने देखा कि पेपर बहुत इजी था, बस हमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते हुए चलना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या था। अगर हाईलाइटेड हो तो एग्जैक्ट हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट हमें रीजन पता होना चाहिए कि बाकी तीन क्यों नहीं है, तब जाके वी कैन स्कोर वेरी वेल। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।